हेलो 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 जी। क्या हाल है आपके? हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 63 चैप्टर 3 यूनिट 2 ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम ES1 ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। आई थिंक ये उसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि सर ने इसके बाद दे दिया था भर भर के हमको होमवर्क। तो चलो पेन कर लेते हैं सिलेक्ट अपना सुंदर सुंदर येलो। पिछले लेक्चर में अपन ने एंड किया था यहाँ नहीं, यहाँ, जहां हम बता रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए, उनको एक पेज पे डिस्क्लोजर दे दो, उनका लिस्ट बना के एक पेज के ऊपर सारी लिस्ट बना के दे दो। ठीक है, तो दे देंगे। उसके बाद सेकंड क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी का? सेकंड क्या है वो है इसमें डिप्रिसिएशन वाला। पहले ये करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, अगर अपन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करते हैं, SLM से WDV करते हैं, WDV से SLM करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो 2016 से पहले इसको एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट किया जाता था। पर 2016 में क्या हुआ, गवर्नमेंट का मन किया कि कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को बोल दिया कि हम अब से हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बुलाएंगे, अब से हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन बुलाएंगे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, बस इतनी सी बात है। ES5 में आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, वो तब देखेंगे। अब के लिए इतना इन्फो आपके लिए काफी है। दूसरी बात, अगर क्या होता है कि पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है कोई न्यू, अगर कोई न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, चल अरे अच्छा, अगर कोई न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो उसको एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर अपन को नहीं, मान लो किसी फर्म में पहले पेंशन को दिया ही नहीं जाता था, ठीक है, पहले पेंशन को दिया ही नहीं जाता था, और अब उन्होंने सोचा कि हम पेंशन की पॉलिसी ला रहे हैं और अपन से पेंशन देना स्टार्ट करेंगे, जो बंदा हमारी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम करेगा उसको। तो अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी जब पहले दिया ही नहीं जाता था। So that is an adoption of new policy and this won't be considered as a change in accounting policy। ठीक है, और या फिर कोई पुरानी पॉलिसी आपकी चल रही थी और आपने क्या किया, उसका पूरा सब्सटेंस ही चेंज कर दिया, उसको पूरा ही चेंज कर दिया। पहले जो था और नया जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसका पूरा जो होते हैं ना, उसका एसेंस था, जो उसका सोल था, मान लो तूने किसी बॉडी से सोल निकाल के किसी दूसरे बंदे का सोल डाल दिया, तूने पूरा बंदा चेंज कर दिया। बॉडी सेम है बट सोल अलग है, तो बंदा अलग हो गया। अगर किसी ने नेटफ्लिक्स का लॉक एंड वर्ड देखा, नहीं, लॉक एंड की शो देखा है, उसमें वो चेंज करते रहते ना शैडो, घोस्ट रियल्म में जा जाके सोल वगैरह एक दो एपिसोड्स में, स्टफ लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल, पहले अपन जो पेंशन थी अपनी कंपनी में एड हॉक बेसिस पे देते थे। कौन सा बेसिस? एड हॉक बेसिस। इसका मतलब क्या है, कोई सिस्टम नहीं होता है, बस आप मन मर्जी से दे देते हो, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। और उसके बाद आपने सोचा कि इसको फॉर्मलाइज करते हैं, एक फॉर्मल प्लान बनाते हैं और अच्छे से एक सिस्टम बनाते हैं। हर बंदा जो 5 साल तक काम करेगा उसको इतने रुपए से पर मंथ ऐसे ऐसे पेंशन की अमाउंट इतने साल तक मिलेगी। आपने नो सिस्टम से पूरा फॉर्मलाइज्ड प्लान बना दिया। ऐसा नहीं किया कि ये फॉर्मलाइज्ड प्लान में हल्का फुल्का चेंज किया है या पेंशन को किया है, कुछ किया है, वो नहीं, आपने पूरा सिस्टम बदल दिया। तो इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानोगे। ठीक है, ऑलराइट। ये हो गया डेप्रिसिएशन वाला। फिर आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो होता है CAG। CAG क्या है? कसौटी जिंदगी की, कोई बात नहीं बनी है, लो छोड़ो। ये क्या है? कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको बोला था ना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी से शादी कर ली एक बार, डिवोर्स नहीं देने का, एक ही बीवी रखने का, उसी को फॉलो करने का, अलग अलग जगह मुंह नहीं मारने का। तो कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक्रूवल का मतलब है जो इस साल का एक्सपेंस है, द एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वो उस ईयर में ही रिकॉर्ड होंगे, चाहे उसकी पेमेंट अभी हो, चाहे पेमेंट बाद में हो, चाहे अगले साल की पेमेंट पहले हो गई हो, तो भी वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस है, इस ईयर का नहीं ट्रीट हुआ जाएगा।
इसी से सॉरी सॉरी इसी से आपकी वो टर्म्स आती है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जो भी वो टर्म्स है वो इसी कॉन्सेप्ट के कारण आती है। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो बंद नहीं हो रहा है, वो चलता जाएगा, ईयर टू ईयर चलता जाएगा, बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होता है गोइंग कंसर्न, कि कोई फ्यूचर में आपको दिख नहीं रहा है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, या आप करने ही वाले हो अगले साल। ठीक है, वो चीज़ें नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो की जाती हैं तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर ये तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो इनका डिस्क्लोजर देने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस बंद होने वाला है तो आप डिस्क्लोजर दो। अगर आप एक्रूवल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो तो आप डिस्क्लोजर दो। अगर आप कि आप कैश बेसिस के शिफ्ट हो गए, अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हो, आपने अपनी लुगाई चेंज कर ली, तो आप शादी करोगे तो दोबारा बताओगे ना संसार को कि मेरा डिवोर्स हो गया था फिर मैंने शादी कर ली वगैरह वगैरह। वैसे ही आपका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना, जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है उस हिसाब से, तो आप डिस्क्लोजर दोगे। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपना चैप्टर सर ने खत्म कर दिया था। ठीक है, इसके बाद सर ने अपने को बताया था एक तरीका जिसमें आप पूरे चैप्टर को कर सकते हो 5 मिनट में रिवाइज। ठीक है, और उसके लिए सर बोले कि ये समरी चार्ट यूज करो, बेसिकली काइंड ऑफ हेड्स है चैप्टर के, मेजर मेजर, और इस हेड का कंटेंट आप अपने आप से सोचोगे। और अगर आप एएस को हर 15-20 दिनों बाद रिवाइज कर लेते हो, आपको पूरा 5-7 बार रिवाइज हो गया अगर एएस, तो आपका एएस मन में उतर जाएगा भाई, फिर नहीं भूलने वाले, और पेपर से पहले 1 घंटे में ही रिवाइज हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन, सिर्फ थ्योरी पोर्शन, प्रोवाइडेड थ्योरी पोर्शन रिवाइज कर रहे हो। चलो सर, समरी पॉइंट्स है एएस 1 के। पहले आता भाई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से क्या चमकता है दिमाग में? अब देखो, मेरे को भी इतना याद नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, बट जो चमक रहा है वो बता रहा हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से 2 चीजें आती है मेरे दिमाग में: अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। की क्लास में ब्रेक हुआ है तो मेरा प्रिंसिपल क्या है और मैं उसको अप्लाई कैसे करूंगा, या तो मैं मौज मारूंगा, और मौज कैसे मारूंगा, पढ़ाई करूंगा तो कैसे करूंगा, क्लास में बैठूंगा, बाहर जाऊंगा, ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन के पढ़ूंगा वगैरह वगैरह। वो चीज़ मेरे दिमाग में आती है, तो वो आती है मेरे दिमाग में। और दूसरा फिर एरियाज। एरियाज में क्या है? एरिया ऑफ अकाउंटिंग की बात होती है कि उसमें एक तो अपने पास ऑप्शन है कि मैं अकाउंटिंग के उस एरिया में ऑप्शंस है, अल्टरनेट्स अवेलेबल है। तो एक में नहीं होते हैं, एक में होते हैं। होते हैं किसमें? इसमें होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट, बाकी मैं बुक से पढ़ने वाला हूँ, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन कंट्री ट्रांजैक्शन, मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफ़ी है आई थिंक। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सब हो गया। उसके बाद फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स में क्या आ रहा है मतलब, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कि आप कौन से एरिया में कौन सी ऑप्शन चूज कर रहे हो, उसके फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स में आता है महेश्वरी पब्लिक स्कूल, मटेरियलिटी, प्रूडेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मटेरियलिटी क्या बोलता है कि वो आइटम्स जिनके एग्जिस्ट करने या ना करने से यूजर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालिसिस करके डिसीजन है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उनको बुक में अकाउंट फॉर करते हो, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वगैरह होते हैं वो अकाउंट फॉर नहीं करते हो। उसको अकाउंट फॉर तभी करते हो अगर वो वर्चुअली सर्टेन हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है रियलिटी ओवर लीगैलिटी, कि आप ट्रांजैक्शन की असलियत देखते हो इंस्टेड ऑफ द लीगल थिंग। हायर परचेज ट्रांजैक्शन को एसेट गिना जाएगा, उसको ऐसा नहीं बोलेगा कि अपन रेंट पे एसेट उठा ले, उसको एसेट बुक्स में गिना जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरी बात, अगर आपने एसेट को अभी बेचा और उसकी रजिस्ट्री फाइनेंशियल ईयर के बाद हुई है, आप अकाउंट्स में उसको यही मानोगे कि अपना करंट फाइनेंशियल ईयर में गया है, रजिस्ट्री उसकी कब भी हो, वी डोंट केयर अबाउट द लीगैलिटीज। अभी बात करती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या होता है, कब करते हैं जब एएस बता रहा हो, लीगल रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायर्ड बाय एएस, रिक्वायर्ड लीगल रिक्वायरमेंट, और मीनिंगफुल एंड बेटर प्रेजेंटेशन देती हो जब अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज से। डिस्क्लोजर क्या देंगे कि रीजन फॉर द चेंज, सेकेंडली विल टेल दैट व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन द प्रॉफिट, बढ़ा या कम हुआ। तीसरा अपन बताएंगे कि क्या बताएंगे रे,
अगर वो इम्पैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिट पे तो उसका क्या रीजन था, उसको क्या बोलते थे रे? इफेक्ट, रीजन ऑफ नॉन मेजरेबिलिटी, कुछ फैक्ट ऑफ नॉन मेजरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि एक पेज पे आप डिस्क्लोजर दोगे सारी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का, और अगर न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है, किसी पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी का पूरा सब्सटेंस चेंज हो जाता है, तो आप उसको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानोगे। और फिर अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की जगह चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे, नाम चेंज कर दिया। फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में 3 होते हैं, CAG, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी मतलब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को इकट्ठा फॉलो, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो, अब हर रोज चेंज नहीं करते हो उसको, बीवी एक ही रखते हो, रोज नई लुगाई नहीं लाते हो। एक्रूअल में आता है कि दैट यू जो भी एक्सपेंसेस साल के आप उसको इसी साल में कंसिडर करते हो, चाहे उनकी पेमेंट हो या ना हो, कैश से कोई लेना देना नहीं है। कोई कंसर्न का मतलब अपना बिजनेस चलता जाएगा, उसके बिजनेस के लाइफ में कोई रुकावट नहीं आ रही है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो इसका अगर इनको फॉलो हो रहे हैं तीनों तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। जब फॉलो ना हो तब आप कोचिंग की जगह कहीं और चले जाते हो, तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, दैट्स इट। पता नहीं कितनी देर में रिवाइज हुआ। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई, मैं अब दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था ये सब, बहुत मेहनत लगती है भाई। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात हो रही है, क्या कभी केस स्टडी क्वेश्चंस की बात हो रही है। AS1 से मोस्टली क्वेश्चंस क्या आएंगे जहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो जाएगा, उसके बेस पे केस स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसका आंसर कैसे लिखना है उसकी बात करने वाले हैं। आंसर कैसे लिखना है, पहले तो आप क्वेश्चन में दिया होगा कि पहले ऐसे ट्रीटमेंट करते थे, दैट इज द ओल्ड ट्रीटमेंट, फिर आपको बोलेंगे न्यू ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो चेंज हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को शुरू करोगे, चेंजेस वाली थ्योरी लिखोगे। चेंजेस वाली थ्योरी क्या होती है, पहले ऐसा कुछ लिख सकते हो ना आपकी क्या, तो पहले तो कि अपन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, और चेंज कब कब कर सकते हैं उसकी थ्योरी भी दे सकते हो कि अकाउंट रिक्वायर्ड बाय AS, लीगल रिक्वायरमेंट, बेटर और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, वो सब बताओ। और चेंज करने पे डिस्क्लोजर देते हैं। डिस्क्लोजर के भी 3 पॉइंट्स होते हैं, रीजन फॉर चेंज, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड फैक्ट ऑफ नॉन मेजरेबिलिटी। तो ये सारा कुछ बता दिया। उसके बाद आप रिपीट करोगे जो क्वेश्चन में ओल्ड वाला ट्रीटमेंट लिखा था और न्यू वाला ट्रीटमेंट लिखेगा, ये आप क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करोगे। उसके बाद इफेक्ट बताना है आपने, इफेक्ट किस पे बताना है वही प्रॉफिट पे, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। और फिर आप रीजन भी बता रहे हो, रीजन किस चीज़ का बता रहे हो, वही कि मीनिंगफुल एंड बेटर प्रेजेंटेशन था इसलिए उन्होंने चेंज किया, वगैरह वगैरह। अगर कोई और रीजन है वो बता देना। ठीक है, ब्रेक चाहिए यार मेरा गला दुखने लगा है, 1 मिनट। छोड़ो ब्रेक को, छोड़ो, ऐसा करते हैं उसको बाद, अगले जो क्वेश्चंस बचे हैं ना, एक क्वेश्चन और भी बचा है इस लेक्चर में, सर ने नहीं करवाया, तो सारा कुछ अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। काफी लंबी वीडियो होगी है वैसे भी।